बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक एक गांव हुआ करता था। उस गांव में एक रमेश नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी सुनीता और अपने बेटे अमित के साथ खुशी से रहता था। रमेश बहुत ही मेहनती और ईमानदार लकड़हारा था। वह हमेशा ही अपने काम से खुश रहता था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन भी वह अपनी जिंदगी से बहुत संतुष्ट था। रमेश रोज सुबह सुबह जल्दी उठकर गांव के जमींदार श्यामलाल के यहाँ जाकर लकड़ी काटने का काम किया और लकड़ी काटने के बदले में श्यामलाल रमेश को पैसे देता था, जिससे रमेश और उसके घर परिवार का गुजारा जैसे तैसे करता था। सुनीता, मैं काम पर जा रहा हूँ, आज बहुत देर हो गई है, तो तुम अमित को स्कूल छोड़ आना। जी, स्कूल तो मैं छोड़ आऊंगी, लेकिन अमित 2 दिन से कह रहा है कि उसके स्कूल की टीचर स्कूल की फीस मंगा रही है। हाँ तो जाकर दे, आओ ना स्कूल की फीस। अजी, कहाँ से दूं? आप जो पगार लाते हैं उसमें मुश्किल से तो घर चल पाता है। अब इतनी सी तनख्वाह में बच्चों की फीस के इंतजाम कैसे? अजी, मैं एक बात साफ साफ कह देती हूँ, आप सेठ हीराचंद जी से पगार बढ़ाने की बात कहिए। दिन पर दिन खर्च बढ़ता जा रहा है। बाजार में अगर सब्जी लेने निकले तो सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, और बच्चों की पढ़ाई का खर्च, घर का खर्च। अब इतनी कम तनख्वाह में कैसे गुजारा होगा? ठीक है, मैं आज ही सेठ जी से थोड़ा पगार बढ़ाने की बात करता हूँ। इतना कहकर रमेश अपनी कुल्हाड़ी लेकर काम पर चला जाता है। अरे भाई, आज तो पगार का दिन है। देखो, अब ये सेठ हीराचंद कोई ना कोई लोचा जरूर करेगा। हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर पगार कम कर देता है, और अगली बार तो मेरी आधी पगार काटी थी, ये कहकर कि जो मैंने हीराचंद जी से 200 रुपए उधार लिए थे उसका ब्याज बनकर 1000 रुपए हो गया है। इसलिए मैं तुम्हारी पगार में से 1000 रुपए काट रहा हूँ। हाँ हरिया भाई, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। ये सेठ हीराचंद ना एक नंबर का चालाक और लालची इंसान है। एक तो दुगना काम दे देता है और बदले में पैसे भी पूरे नहीं देता है। हाँ भाई, मेरे भी अगली बार सेठ हीराचंद ने पगार काट लिए थे। मैंने बस 2 छुट्टी ली थी जब मेरी बिटिया बहुत बीमार थी, और इस हीराचंद ने इस बात का फायदा उठाकर मेरी पूरी आधी पगार काट ली। है भगवान, बस सेठ जी इस बार मेरी पूरी पगार दे दें, बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है। ऐसे सभी लकड़हारे अपने अपने काम पर लग जाते हैं। काम करने के बाद सभी लकड़हारे सेठ हीराचंद के पास जाते हैं। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, हमें हमारी तनख्वाह दें। देखो भाइयों, अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। अभी माल नहीं बिका है, सारा माल गोदाम में ही पड़ा हुआ है। कल या परसों तक तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह मिल जाएगी। पर सेठ जी, अभी हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं। बच्चों की फीस भी भरनी है और घर का सामना भी लाना है। अरे मैंने कहा तो सही 1-2 दिन और रुक जाओ, कल या परसों तक तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। सभी लकड़हारे निराश मन से अपने अपने घर लौट जाते हैं। अजी, क्या हुआ इस बार? कितना पगार मिला है? सुनीता, अभी कोई पगार नहीं मिला है। सेठ जी ने कहा है कि 1-2 दिन में पगार मिल जाएगा। पगार नहीं मिला? आपको तो पता है ना, बच्चों की फीस भरनी है। इनकी स्कूल टीचर आज चेतावनी दी है कि अगर कल फीस नहीं लाई तो बच्चों को घर पर ही बिठा लेना। अब बताओ मैं क्या करूं? मैं क्या करूं सुनीता, यह सेठ जी कभी समय पर पैसे नहीं देते ही नहीं है। अब तो बस हम इंतजार के सिवा और कुछ नहीं कर सकते हैं। 1-2 दिन की बात है, देख लेते हैं। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। 2 दिन बाद सेठ हीराचंद सबको पगार देता है। अरे हरिया, यह ले अपनी इस महीने की पगार। सेठ जी, ये तो बस 2000 है। मैंने तो इस महीने 3000 तक का काम किया है। हाँ, काम तो किया है, लेकिन तूने 1 घंटे आराम भी तो किया है। पर सेठ जी, आपने तो कहा था कि 8 घंटे काम के महीने में 3000 मिलेंगे, और मैंने तो 8 घंटे काम किया है और 1 घंटे आराम। ज्यादा हिसाब किताब ना समझा। यह 2000 रख, अगर चाहिए तो, और अगर नहीं चाहिए तो कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारे हरिया के पास उन पैसों को लेने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। हरिया चुपचाप वह पैसे रख लेता है। रमेश, ये लो तुम्हारे 2500 रुपए। पर सेठ जी, 2500 क्यों? मेरे तो पूरे 3000 बनते हैं ना। मैंने तो कोई छुट्टी भी नहीं ली है और ना ही कोई आराम। मैंने अपना सारा काम समय पर किया है। हाँ, समय पर तो किया है, पर इस समय बाजार में लकड़ियों का दाम काफी सस्ता हो गया है। इस वजह से अभी तुम्हें भी पगार कम ही मिलेगी जब तक लकड़ियों का दाम नहीं बढ़ता। पर सेठ जी, बात तो 3000 की हुई थी ना।
अब 2500 में घर कैसे चलाऊंगा? बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है। सेठ जी, इस बार आप मेरी पूरी पगार दे दीजिए। 2500 ही मिलेंगे। तुझे यहाँ काम करना है तो कर, वरना कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारे रमेश के पास उन पैसों को लेने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। अरे भाई, यह सेठ हीराचंद एक नंबर का बेईमान इंसान है। सारे पैसे अपने जेब में भर लेता है और बहाने बनाता है कि लकड़ियों के दाम सस्ते हो गए। देख लेना, हम गरीबों की किसी न किसी दिन से जरूर हाय लगेगी। नहीं हरिया, ऐसे नहीं कहते। वह हमारे अन्नदाता हैं। आखिर उन्हीं की वजह से तो हमारा घर चल रहा है। अरे काहे का अन्नदाता, काम के पूरे पैसे तो देता नहीं है। पूरे महीने मेहनत करके भी क्या मिलता है? बस ये 2000 रुपए। इसमें घर खर्च कैसे चलाएं? ऐसे तो हम कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। और हम कर भी क्या सकते हैं हरिया? हमें लकड़ी काटने के सिवा और कोई काम कहाँ आता है? और कोई काम खोलना भी चाहे तो उसके लिए हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? अब जो भी हो, हमारे तो बस ये सेठ हीराचंद ही सहारा है ना। कुछ देर बातें करने के बाद सारे अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। जी आ गए। आज कितनी पगार मिला है? सुनीता, इस बार सेठ जी ने बस 2500 रुपए ही दिए हैं। बस 2500? इतने में घर कैसे चलाएं? बच्चों की फीस में ही 1000 लग जाएंगे। फिर 1500 में क्या करेंगे? मैं क्या करूं? सुनीता, अब तुम्हें इसमें ही गुजारा करना होगा। तुम सबसे पहले बच्चों की फीस भर देना, इसके बाद बाकी का मैं देखता हूँ। अजी, आप क्या कर लोगे? सेठ जी से पूरे पैसे तो मांगे नहीं गए। नहीं सुनीता, मैंने सेठ जी से पैसों के लिए कहा था, पर सेठ जी ने साफ इनकार कर दिया और कहा, यह लेना है तो लो, वरना कहीं और काम ढूंढ सकते हो। मैं सोच रहा हूं कि लकड़ी काटने के बाद मैं कहीं और भी काम ढूंढ लूं। सेठ जी के यहाँ से काम करने के बाद मैं दूसरी जगह पर काम किया करूंगा। इससे कुछ ज्यादा आमदनी हो जाएगी। आज ही मैं सेठ जी के यहाँ से काम करने के बाद और भी जगह काम ढूंढने जाऊंगा। और जैसा कि रमेश ने कहा था कि हीराचंद के यहाँ काम करने के बाद रमेश काम की तलाश में निकल जाता है। रमेश पूरे गांव में काम ढूंढता है, दुकानों दुकानों पर जाकर लोगों से काम मांगता है, मगर हर जगह रमेश को निराश ही मिलती है। अंत में थक हार कर रमेश वापस जाने लगता है। तभी वह देखता है कि अचानक एक भैंसों का झुंड उसकी तरफ दौड़े चला आ रहा है। वह देखकर रमेश डर जाता है। वह इधर उधर देखता है तो उसे एक गुफा दिखती है और वह गुफा में जाकर छुप जाता है। जब भैंसों का झुंड वहां से निकल जाता है, तब रमेश की जान में जान आती है। हे भगवान, आज तो बाल बाल बच गया, वरना आज तो मैं इन भैंसों के पैरों तले कुचला ही जाता। पर यह मैं कहाँ आ गया? रमेश यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर गुफा में रखे एक घड़े पर जाती है। रमेश उस घड़े के पास जाता है। अरे यह कैसी गुफा है? यह किसका घड़ा पड़ा हुआ है? इसे मैं घर ले जाता हूँ, सुनीता को पानी रखने के काम आ जाएगा। रमेश जैसे ही उस घड़े को हाथ लगाने की कोशिश करता है, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। रुक जाओ, घड़े को छूने की कोशिश मत करो। यह आवाज सुनकर रमेश इधर उधर देखने लग जाता है। तभी गुफा में एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट होता है और रमेश से कहता है, कौन हो तुम और मेरी गुफा में क्या कर रहे हो? मुझे माफ करना, आप जो भी कुछ हो, भैंसों का झुंड मेरे पीछे पड़ गया था। उनसे बचने के लिए मैं इस गुफा में आकर छिप गया और फिर मेरी नजर इस घड़े पर पड़ गई। माफ कीजिए बाबा, मुझे लगा यहाँ कोई नहीं है तो ये घड़ा किसी का नहीं होगा, इसलिए मैंने इसे छुआ नहीं। बेटा रमेश, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। तुम एक सच्चे इंसान हो, इसलिए तुम इस घड़े को छुआ है, तो यह घड़ा तुम्हारा हुआ। मुझे यह घड़ा नहीं चाहिए बाबा, मैं तो बस इसे देख रहा था। फिर रमेश घड़े को लेकर घर वापस आ जाता है। सुनीता, ये देखो, ये मैं क्या लेकर आया हूँ। आपसे क्या लाए हो आप? बस यह एक पुराना घड़ा। सबसे पहले आप तो काम की तलाश में गए थे, ना तो कोई दूसरा काम मिला कि नहीं? नहीं, अरे सुनीता, मेरी पूरी बात तो सुनो। यह कोई ऐसा वैसा घड़ा नहीं है, बल्कि यह जादुई घड़ा है। रमेश सुनीता को यह सारी घटना के बारे में बताता है जो उसके साथ हुई। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है कि इस घड़े में हमें कोई ऐसी चीज डालनी होगी जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। अरे सुनीता, मुझे एक 10 रुपए का सिक्का लाकर देना। जैसे रमेश सिक्के को उस जादुई घड़ा में डालता है, पूरा घड़ा सोने के सिक्कों से भर जाता है।
ये देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। सुनीता, मैं इन सोने के सिक्कों को बेचकर अपने उन गरीब लकड़हारे दोस्तों की भी मदद करना चाहता हूँ और जो भी बेसहारा लोग हैं उन सभी की मदद करना चाहता हूँ। उस दिन के बाद रमेश की सारी समस्या खत्म हो जाती है और रमेश गरीब बेसहारा लोगों की मदद करना शुरू कर देता है।